नमस्कार दोस्तों। चलिए हम और आप मिलकर अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। और डब्ल्यूसीआर के द्वारा आयोजित ग्रुप बी के जो पोस्ट के एपीओ का एग्जामिनेशन है, जो 70% कोटा एलजीएस के तहत एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं 4 सितंबर को, उस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर का टेम्परामेंट कैसा है और हमारा नॉलेज का लेवल जो है वो कितने लेवल तक जाना चाहिए ताकि हम इसको क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है और ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इज गोल्ड पास एडमिसेबल टू एजीएम इन रेलवे? क्या गोल्ड पास अपर महाप्रबंधक को दे है? ऑप्शन ए है यस, बी है नो, सी है ओनली व्हेन ही लुक्स आफ्टर जीएम्स चार्ज, डी है एडमिसेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो ऐसा है कि जो गोल्ड पास जो दिए जाते हैं वो लेवल 16 और 17 को दिए जाते हैं, या इससे ऊपर के जो लोग होते हैं, या फिर जो रेलवे बोर्ड को डायरेक्टली क्या कहेंगे उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है। तो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसके अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा ओनली व्हेन ही लुक्स आफ्टर जिम चार्ज। लेकिन आप चाहें तो इसे आप नो कर सकते हैं, क्योंकि इसके कई कारण हैं। अब एजीएम जो होता है वो एचएसजी लेवल का ऑफिसर होता है, यानी कि लेवल 15 या 14 का होता है, जिसके लिए सिल्वर पास दिया गया है। ठीक है। तो 14 लेवल पे जैसे कि एसडीजीएम होते हैं, डीआरएम होता है, एडीआरएम होता है, या चेयरमैन ऑफ रेलवे आरआरबी होते हैं, ये होते हैं। लेकिन जैसे कि ड्यूल चार्जेस के अंदर ड्यूल चार्ज पोस्ट तो नहीं कर सकते हैं, एपीए कहते हैं, एडिशनल पोस्ट अलाउंस, जिसके अंदर डिस्कस किया गया है कि आपको वो मिलेगा, आपको अलाउंसेस। तो उसके हिसाब से मेरा मानना है कि जब किसी पोस्ट को लुक आफ्टर करता है तो उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो उस पोस्ट को होल्ड करते हैं। तो ये इसलिए द एलिजिबिलिटी फॉर गोल्ड पास इज हु कैन डायरेक्टली रिपोर्ट टू रेलवे बोर्ड when AGM is a HG officer, but when he takes charge as a GM, then the schedule of power of GM can be utilized, and AGM can also be directly report the railway board in absence of GM, so that he will entitle for gold pass in absence of GM। तो ये आप रख सकते हैं और ये कर सकते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कोड इज डिनोट बाय विच अल्फाबेट? तो स्थापना कोड जो है निम्न में से किस अक्षर को मतलब पहचान दिया जाता है? तो एक्चुअली क्या है कि मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जो ए है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए जो कोड है उनके लिए यूज किया जाता है। डब्ल्यू जो है वो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जिसमें वर्कशॉप भी आते हैं। ठीक है। और ई जो है वो इंजीनियरिंग के लिए है। दैट मीन्स आर जो है ना वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट कोड के लिए है। इसके अलावा दो और हैं, जैसे एस जो है वो स्टोर कोड है। ठीक है। और जी है जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट कोड्स हैं और उनके अल्फ़ाबेट हैं वो मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं। आरबी नंबर 162/2018 इज रिलेटेड टू। तो ये 18 जो है 162/2018 जो है वो सीसीएल से रिलेटेड है। और इसके अंदर ऐसा है कि जो डिसेबल चाइल्ड था उसकी जो 22 ईयर्स की एज लिमिट थी उसको रिमूव किया गया था। ठीक है। उसको रिमूव किया गया था और इसके साथ ही ये कहा गया था कि एक बार में 5 दिन से कम की अवधि के लिए सीसीएल नहीं दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और हाँ, इतना काफ़ी है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ लैंड लूजर के लिए भी एक आरबी है, जो मैं शायद बता दूं आपको। ये 2-3 थे। ये जो ये है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे आजकल सवाल आ रहे हैं। 120/2010। ठीक है। उसके अलावा 99/2018
2010, और इसके अलावा ही एक और है 193/2019 है मेरे ख्याल से। हाँ 19 है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आजकल पूछते हैं कि लैंड लूजर को कितना मिनिमम कंपनसेट दिए जाते हैं। तो ये आप जो है ये आप पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आरबी 53/2022 रिलेट्स टू, तो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको एक बार पढ़ लेना ही ज़्यादा बेहतर होगा। एक यहाँ पे योगा है, योगा की पॉलिसी जो थी वो 44/2000 44/2016 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए अगर आप योगा पॉलिसी के अंदर आप जाएंगे तो आपको जो है दो तीन चीज़ों के बेनिफिट्स होंगे। स्पेशल पास मिलेगा, स्पेशल कैजुअल लीव जो है वंस इन ए कैलेंडर मिलेगा आपको, और आपको जो पास मिलेगा वो वही पास मिलेगा जिसके लिए आप प्रिविलेज पास के लिए आप एंटाइटल हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये जो है एसटीसी का स्टेटस जो तांती और लोहार कास्ट के लिए है, ये एक्चुअली रिलेट टू कोलकाता जीएम ऑफिस से रिलेटेड है। और वहाँ पे लोग जैसे एसटीसी के अंतर्गत लाया गया है, ये बिहार गवर्नमेंट ने इनको दिया है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो इस पर एक लेटर जो पॉलिसी मांगी गई थी रेलवे बोर्ड से, तो उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको कंफ्यूजन में रखा गया है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस जो है वो 10% है, आपको पता ही है, और 1 फरवरी 2019 से वर्टिकल रिजर्वेशन आपको मिल रहा है जो है। और इसके लिए आरबी नंबर आप देख सकते हैं 19/2019 और 21/2000। कैसे यहाँ पे कर सकते हैं ना, यहाँ पे कर सकते हैं 19/2019 और 21/2019, ठीक है। लिखने में कहीं आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप क्लियरली सुन सकते हैं, तो आप उसे डिनोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर विच मास्टर सर्कुलर, तो मास्टर सर्कुलर 64 में इसको कवर किया गया है, ठीक है। और जो है बाकी के जो मास्टर सर्कुलर हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये जो 21 है वो है रिजिग्नेशन फ्रॉम रेलवे सर्विस है, ठीक है। और 27 जो है वो लीगल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रेलवे सर्वेंट है। और 62 जो है वो SRP एफ फॉर रेलवे सर्वेंट जो है ना, स्टेट ये प्रोविडेंट फंड वाला, वो है मामला। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ये है मास्टर सर्कुलर है और मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको पढ़ें। अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेटेड ग्राउंड जो मास्टर सर्कुलर नंबर 16 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मास्टर सर्कुलर नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, SBF से रिलेटेड है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्काउट एंड गाइड से रिलेटेड मास्टर सर्कुलर नंबर 1 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको भी देख सकते हैं क्योंकि उससे सवाल अभी आ रहे हैं, आगे भी इस पेपर के अंदर दिए गए हैं जो देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। रिकवरी फ्रॉम कंपनसेशन अमाउंट पेड अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कैन बी मेड और नॉट, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत भुगतान की गई मुआवजे की राशि से वसूल की जा सकती है, नहीं तो किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, तो किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी कर्मचारी की अहरक सेवा 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम है तो मृत्यु उपदान यानी कि डेथ ग्रेजुटी की दर क्या होगी। व्हाट इज द डेथ ग्रेजुटी इज क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय इज मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर्स, तो ये एक्चुअली 6 टाइम्स ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट से, यानी कि जो 6 महीने की परिलब्धियां हैं, मासिक परिलब्धियों का 6 गुना होगा, ठीक है। और अगर 1 साल से कम है तो 2 टाइम्स ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, लेकिन इसमें एक और है जो यहाँ नहीं बताया गया है। 12 टाइम्स भी एक होता है जो लेस देन द 1 ईयर
नहीं, लेस देन द, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, 5 years और मोर होगा, और लेस देन द 20 years होगा तो 12 टाइम्स इमोल्यूमेंट देगा। ठीक है, लेकिन 20 years ज़्यादा होगा तो वो हाफ रेडली हो जाएगा। ठीक है, और 16 टाइम्स वो चला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको माइंड में रखना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी इज एडमिसेबल टू जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ। न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी को सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान का भुगतान स्वीकार है, तो ये दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली इसका एक कंडीशन है कि टिल हर हिज हर डेथ और रीमैरिज विच एवर इज अर्लियर। अगर वो ये अगर रीमैरिज कर लेती है तो फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो विथ कंडीशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 को देख लेते हैं। ए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो ये हलवा जैसा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत लॉलीपॉप है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो ये इसका सही आंसर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। द रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWBD इज कॉल्ड। तो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसा आता है कि EWS भी, और ये जो है हॉरिजॉन्टल है, और कहीं कहीं वर्टिकल भी आता है। तो ये एक कंफ्यूजन वाला मामला है, लेकिन अपने विवेक का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और फुल यूटिलाइजेशन के साथ आप अपने क्वेश्चन को मार्क करने में लगाएं, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। दिव्यांग व्यक्ति यानी कि PWBDS के लिए आरक्षण की मात्रा क्या है? व्हाट इज द क्वांटम रिजर्वेशन फॉर पर्संस विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज? तो ये 4% है। इसके बारे में मैंने कई बार बताया है। ये 4-5 क्वेश्चन तो अभी जो जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन शैल बी डन थ्रू टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज द रेशियो परसेंटेज बिटवीन टैलेंट स्काउटिंग एंड ओपन एडवर्टाइजमेंट? तो ये एक्चुअली जो परसेंटेज है वो 60-40 का है। और ये RSPB यानी कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं टैलेंट स्काउटिंग के लिए, और जो वो 60% का होता है, और 40% सेल बी फिल बाई ओपन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को लेंगे। ठीक है, नन ऑफ द अबव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? व्हाट इज द कैटेगरी ए इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स इवेंट्स फॉर रिक्रूटमेंट एंड इंसेंटिव पर्पसेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। व्यक्तियों की भर्ती और प्रोत्साहन उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजनों में श्रेणी ए क्या है? तो ये ओलंपिक्स गेम्स से रिलेटेड है। इससे इसको कैटेगरी ए के अंदर रखा गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें सीनियर कैटेगरी के जो होते हैं वो बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और एशियन गेम्स जो हैं वो सी कैटेगरी के आते हैं। इसमें भी कॉमनवेल्थ में जूनियर जो इवेंट होते हैं जूनियर कैटेगरी के, वो आपको सी कैटेगरी में आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि स्काउटिंग और जो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो मास्टर्स कोड नंबर 1 जो है उससे रिलेटेड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वाइवा यानी कि इंटरव्यू इज अलाउड इन सिलेक्शन फॉर विच कैटेगरी? साक्षात्कार की अनुमति निम्नलिखित में से किस चयन के लिए है? तो ये लॉ असिस्टेंट के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए हटा दिया गया था 1998 के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग एज रिलैक्सेशन इन टैलेंट स्काउटिंग एंड स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स फॉर टैलेंट स्काउटिंग कोटा फॉर स्पोर्ट्स। टैलेंट स्काउटिंग कोटा में किस में आयु में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो सक्षम प्राधिकारी जो है वो रेलवे बोर्ड है। लोअर एज और अपर एज दोनों के लिए यहाँ पे जो है वो रेलवे बोर्ड। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ,
The lower and upper age relaxation for recruitment of a sports person through talent scouting shall be granted only by the railway board to the outstanding sports person। और जैसे कि सीजीए के लिए मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताता हूँ कि 1 साल तक जो है कम करना है, यानी कि 17 साल की उम्र में अगर किसी को नौकरी देनी है तो जीएम करेंगे, उससे 1 साल भी यानी कि 16 साल का है तो वो रेलवे बोर्ड को जाता है। ठीक है, अपर एज में जो है रिलैक्सेशन का डीआरएम के पास पावर है डिविजनल पोस्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 को देख लेते हैं। ये रिक्वेस्ट टू ग्रांट द बेनिफिट ऑफ कंपसनेट अपॉइंटमेंट कैन बी कंसीडर आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2 years फॉर वार्ड ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय एंड द मिसिंग पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल। देखिए मैंने इसके अंदर ही आपको ऑप्शन के अंदर ही मैंने पढ़ डाला है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने इसके अंदर आंसर दे दिया है। चलिए फिर से एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान करने के अनुरोध पर लापता कर्मचारी के लिए डैश वर्ष बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है यदि लापता व्यक्ति का पता नहीं चल पाता है। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ डाला था, इसका सही आंसर होगा 2 years। ठीक है, पहले 7 years का हुआ करता था, लेकिन एफआईआर लॉन्च होने के बाद से अगर 2 साल में अगर और लिखित तौर पे ये जो पुलिस ऑफिसर हैं लिख के देते हैं कि हाँ उनका पता नहीं चल रहा है और ट्रेसेबल नहीं है, तो 2 साल के बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि परसेंटेज ऑफ टीचिंग अलाउंस इज, शिक्षण प्रतिशत क्या है, तो ये 12% है। ठीक है, 12% इज द राइट आंसर बेसिक पे का। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके लिए आरबी नंबर कौन सा है, 145/2017, 145/2017। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, What is the maximum tenure of an instructor in the recognized training institute in the year? तो ये 5 years हो सकता है, क्योंकि 3 years का वो है और 2 साल का एक्सटेंशन और मिल जाता है, तो ये 5 years हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हु इज द चेयरमैन ऑफ 6th पे कमीशन। तो ये आप ध्यान से देखें, 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि 7वें में अगर होते तो ए के माथुर होते, अशोक कुमार माथुर जी, लेकिन यहाँ पे बीएन श्री कृष्णा जी हैं, जस्टिस जो हैं बीएन श्री कृष्णा, जो यहाँ पे आंसर डी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर रनिंग स्टाफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक पे प्लस 55% ऑफ द बेसिक। रनिंग स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की गणना मूल वेतन प्लस मूल वेतन के 55% तक की जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पे आ गए हैं। What is the ceiling of basic pay in rupees for entitlement of NDA? नाइट ड्यूटी अलाउंस के बेसिक पे की सीमा क्या है? तो अभी लिमिट शायद हटा दी गई है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम 43,600 यानी कि ऑप्शन डी को चूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है फैक्ट्री एक्ट के तहत कितनी महिलाओं के होने पर शिशु गृह का प्रावधान किया जाना है? व्हाट इज द required number of women employed for the provision of cringes under the factory act? तो ये 30 और उससे अधिक जब वुमेन हो जाएंगी तो इसके लिए पालना का जो होता है, पालना जिसे बोलते हैं शिशु गृह में अंदर, उसको लगाना अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 23 पे। हाउ मेनी एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कैंटीन अंडर फैक्ट्री एक्ट? तो ये है मोर देन 250 वर्कर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फैक्ट्री एक्ट के तहत 250 से अधिक कर्मचारी होने पर कैंटीन का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्री एक्ट? तो 500 के ऊपर जब कर्मचारी चले जाते हैं, मोर देन 500, तो ये वेलफेयर ऑफिसर को डिप्यूट करना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट के तहत कितने कर्मचारी होने पर कल्याण अधिकारी का प्रावधान किया जाना है? तो 500 से अधिक कर्मचारी होने पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 25 पे। प्लीज सेलेक्ट राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द रिपरक्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन द इलीगल स्ट्राइक। गैर कानूनी हड़ताल में शामिल होने पर क्या परिणाम होगा?
तो देखिए मेरा एक फंडा है बहुत क्लियर है, और मैंने कई वीडियोज के अंदर बताए हैं कि जहां भी आपको ऑल ऑफ द एबव दिखे वो आप क्वेश्चन का आंसर चूज करें, और 90% चांसेस हैं कि वो सही होंगे। अगर आपको इसमें पता नहीं चलता है तो बिल्कुल भी आप आंख बंद करके अपने दिल को सांस लेते हुए बताएं कि भाई ये ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट ले लें, या फिर अगर आपको नॉलेज है इस बारे में, आपने पढ़ रखा है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ही विल लूज proportion wages for the period he remain absent from work, तो सही है। there will be a break in his service, तो ये भी सही है। illegal ये होगा, स्ट्राइक होगा तो उसके अंदर होगा। ही विल फॉरफिट ऑल लीव्स अर्न अप टू द डे ऑफ स्ट्राइक, तो जब सर्विस ब्रेक होती है तो सारी चीज़ें पीछे की वो लैप्स हो जाती हैं, तो वो फॉरफिट कर ली जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 26 पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बिलोंग टू विच ईयर। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो है, यहाँ पे आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो एक्चुअली क्या है कि ये मैं मानता हूँ कि ये कैट से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो होगा वो 1985 होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो 1985 है। इज एन एक्ट नंबर ऑफ 13 ऑफ 1985, जो एक्ट नंबर जो इसका है वो 13 है 1985 का। ठीक है, तो ये मेरी नॉलेज के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो कैट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1985 को किया गया था, क्योंकि उन्होंने जब से काम करना शुरू किया गया उसको एस्टेब्लिशमेंट मान लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखते हैं। आरटीआई एक्ट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ, सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और नॉन ऑफ देव। आर्टिकल 370 के समाप्त हो जाने के बाद ये पूरे देश पे लागू हो गए हैं। इस हिसाब से मेरा मानना है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे चेतावनी देता हूँ कि आप मेरे आंसर के साथ नहीं भी जा सकते हैं, और जम्मू कश्मीर पर आप अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसी तरह एक हिंदी का एक सवाल आता है कि जो नियम 6 और 7 जो है वो कहाँ लागू नहीं होता है, तो वो वाला पोर्शन भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं एक बार फिर से बता दूं, और जो पुराना गैजेट है उसके अंदर JNK को ही शामिल किया गया है। पर यहाँ पे नन ऑफ द अबव देने की वजह से मैं इसे चूज करूँगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो यही सोच के इस क्वेश्चन को सेट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 को देख लेते हैं। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के तहत नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल इन JCM? तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैनशिप का ओहदा को धारण करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बार बार रिपीटिशन की संभावना है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए स्टाफ काउंसिल किस संगठन में गठित किया जाता है? स्टाफ काउंसिल फंक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस? तो ये प्रोडक्शन यूनिट के तहत किया जाता है, जैसे कि ICF जो चेन्नई या पेरम्बूर में है वो, CLW यानी कि चितरंजन लोकोमोटिव चितरंजन में है, BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जिसे DLWB कहा जाता था, और व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है वो RCF डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री पटियाला। यहाँ पे जो ये है वो स्टाफ काउंसिल का गठन किया जाता है, और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका जो इलेक्शन है या इलेक्टेड इंटरवल जो होते हैं वो 2 इयर्स के होते हैं, यानी कि वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। रेल कर्मियों के दिव्यांग जन बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता कितना दे है? C यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग जन चिल्ड्रन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज एडमिशेबल, तो डबल द नॉर्मल रेट ऑफ C। तो अगर जैसे कि 2250 रुपये अगर हमारे एक नॉर्मल बच्चे के लिए मिलता है, तो इनके लिए 4500 रुपये मिलेंगे। ठीक है,
तो यही सही है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर डीए 50% बढ़ेगा तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो 25% बढ़ेगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर, और ये हमें बार बार रिपीटेशन में देखना है ताकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर इज 31 इज ए अभी ये लोकल क्वेश्चन है पर फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं ऑल इंडिया के लिए। अभी पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी कौन है? मुख्य राजभाषा अधिकारी ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे इज, तो वहाँ पे जो एजीएम है ना शोभन चौधरी, वो वहाँ पे जो है उनकी जो आप जो क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो शोभन चौधरी जो एजीएम जी हैं वो मुख्य राजभाषा अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि महिलाओं का कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न रोकथाम पर के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई आरबी संख्या क्या है? तो ये विशाखा मामला वाला एक केस है जिसके तहत जो है वो विशाखा गाइडलाइन जो जारी किए गए थे 1998। एक्चुअली ये मैटर तो 97 का है लेकिन ये 98 में जारी किया गया था। ठीक है। और इसके लिए जो आरबी नंबर जो बनाया गया था रेलवे बोर्ड के द्वारा वो था 148 बाई 1998। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। इस तरह के सवाल को अगर आपको नहीं पता है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसे वहीं पे ड्रॉप कर दें और दूसरे क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ जाएं। ठीक है। हम कुछ 50-55 क्वेश्चन को इस सेशन के दौरान सॉल्व करने वाले हैं। हम आ गए हैं 33 पे। तो एक इम्पॉर्टेंट है, अनुशासन एवं अपील नियम में एक तरफा जांच किस नियम के तहत किया जाता है? तो 923 जो रूल है, मतलब रूल नंबर 9 के तहत जो 23 जो पैरा है उसके तहत ही एक्स पार्टी जांच यानी कि इंक्वायरी की जाती है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को देख लेते हैं। सेवानिवृत्ति के उपरांत डीआर के तहत पेंशन कटौती के लिए सक्षम पदाधिकारी कौन है? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कट इन पेंशन आफ्टर सुपरविजन फॉर रेलवे ऑफिशियल्स अंडर डीआर रूल्स? तो प्रेसिडेंट के अलावा कोई और नहीं होगा, नो डाउट। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है IRTMTC। तो इसका विस्तार जो है स्टैनफोर्ड जो है वो है इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन्स ट्रेनिंग सेंटर, जो ये ISO 9000 की कंपनी है मेरे ख्याल से, और ये जो है वो प्रयागराज में है। ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। 2008 सर्टिफाइड कंपनी है और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में अभी ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 1955 में गठित राजभाषा आयोग का क्या नाम था? तो ये जो है खेर आयोग जो था ये था, और ये आर्टिकल 344(1) के अनुसरण में गठित किया गया था। और ये गठन का जो टाइम है वो है 7 जून 1955, और इसके अध्यक्ष जो थे वो बाल गंगाधर खैर थे। ठीक है। चलिए राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय तैयार करता है, और गृह मंत्रालय के भी जो मंत्री हैं वो श्री अमित शाह जी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को सॉल्व करते हैं। किस राजभाषा क्षेत्र में पास पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है? तो ओनली जो रीजन सी जो है यानी कि गौड़ क्षेत्र, वहां पे ऐसा किया जा सकता है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी आरआरबीज कैटर टू WCR? पश्चिम मध्य रेलवे में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? तो एक ही है, वो आरआरबी भोपाल है। कैटर वर्ड इज द यूज जो किया जाता है वो आपको बड़ी अच्छा वर्ड है। जैसे आवश्यकता पड़ने पे जो सेवाएं या सामग्री दी जाती हैं उसको कैटर कहते हैं। ये खाना बनाने और जो समारोह आयोजित किया जाता है उसके अंदर भी कैटर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस या जो सेवाएं देने के बारे में बात की गई वो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई, और ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो यहाँ पे एक सॉल्व कर लिया हमने। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत निम्न में से कौन से कागजात आते हैं जो द्विभाषी में होना आवश्यक है?
विच डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड अंडर द रूल 33 इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, तो ये है संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। सी बी है करार, यानी ये भी सही है। और डी लाइसेंस, ये भी सॉरी ग जो है वो लाइसेंस यानी कि उपरोक्त सही, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत निम्न में से कौन से कागजात आते हैं जो द्विभाषी होने चाहिए? तो संविदा, करार, लाइसेंस, ये तीनों ही होने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? तो 1967 में संशोधित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन जो है 42 का डी सही होगा, 1967। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार उड़ीसा किस क्षेत्र में आता है? तो ग क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? तो नियम 9 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 10 मई 1963 को पारित किया गया था, संशोधित 1967 में किया गया था। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, व्हाट इज द लीव रिजर्व परसेंटेज ऑफ रनिंग स्टाफ? रनिंग स्टाफ के लिए लीव रिजर्व के प्रतिशत क्या निर्धारित किए गए थे? तो 15 से 30% जो है वो किया गया है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्लरिकल स्टाफ इन वर्कशॉप इज कवर्ड बाय द डिफिनेशन ऑफ वर्कर्स अंडर फैक्ट्री एक्ट। क्या वर्कशॉप में फैक्ट्री एक्ट के तहत लिपिकीय स्टाफ वर्कर की परिभाषा में आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं, एक जजमेंट है उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। कहीं कहीं लोग ये कहते हैं कि ये नहीं आते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रांगली ये कहना है कि ये आते हैं, और इसके लिए एक जजमेंट है जो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी इसके बारे में बात करेंगे अगर नेक्स्ट किसी एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो। ठीक है, और आप चाहें तो मास्टर सर्कुलर नंबर 23 जो है उसको भी आप इसी संदर्भ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, एमसी मास्टर सर्कुलर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि हाउ मेनी आरआरबी स्केटर टू डब्ल्यूसीआर। यही 48 में 40 में जो क्वेश्चन था उसको रिपीट कर दिया गया है, तो इसलिए ये कैंसिल माना गया है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट 55 तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रेट ऑफ फिक्स मेडिकल अलाउंस? फिक्स मेडिकल अलाउंस की दर क्या है? तो 1000 रुपीज पर मंथ है, तो ये भी सही है। एसबीएफ स्कीम इज फंक्शनल ऑन इंडियन रेलवे सिंस 1931। भारतीय रेलवे में स्टाफ बेनिफिट कम से लागू है? तो 1931 से लागू है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज द नोडल ऑफिसर फॉर प्रिपरेशन ऑफ वर्क्स प्रोग्राम एंड सेंडिंग इट टू रेलवे बोर्ड? तो ये पीसी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वही नोडल ऑफिसर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 52 को सॉल्व करते हैं। सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर प्रोसेसिंग आउट ऑफ टर्म प्रोग्राम इज, तो ये इसके लिए हमारे पास कुछ करोड़ रुपए तक की जिम्मेदारी जीएम को दी गई है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो जीएम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, पीएससी आइटम आर परचेज्ड ऑन, तो ये टेंडर बेसिस, तो सिंगल टेंडर बेसिस होता है, क्योंकि ये पीएससी यानी कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो कोई एक स्पेसिफाइड फॉर्म होती है, उसके लिए ये जारी किया जाता है कि वो यही आइटम जो है वो वही बनाता है और इसके अलावा कोई नहीं बनाता है। तो पीएससी आइटम क्या बोलेंगे, PSA items are required to be purchased from a specified firm on a single tender basis। ये एक सेंटेंस आपको मैं रटवाता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। PSC items are required to be purchased from a specified firm on a single tender basis। ये आप इतना याद रखो, और PSC का फुल फॉर्म होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि IRFM इज सिचुएटेड टू, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि IRFM जो है वो क्या है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सिकंदराबाद में है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 55 को कंक्लूड करते हैं। एडवाइजर इन रेलवे बोर्ड इज डिजिग्नेटेड एज, सलाहकार रेलवे बोर्ड के पदनाम को परिवर्तित किया गया है, इसका नया नाम जो है
वो प्रमुख कार्यकारी निदेशक या प्रमुख कार्यपालक निदेशक भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पीईडी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ध्यान दें यहाँ पे जो अगर आप सर्कुलर को पढ़ेंगे तो वहां पे इन्होंने पीईडी वर्ड इस्तेमाल किया शॉर्ट में। ठीक है, और बाकी ये वर्ड तो है ही, लेकिन शॉर्ट में इसको याद रखने के लिए भी उन्होंने आपको दे दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस पेपर को बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया हुआ था, तो उन सबको हम एक साथ धन्यवाद देते हैं। और इसके सेकंड पार्ट को हम जल्दी सॉल्व करके अपलोड करेंगे, क्योंकि समय अभाव की कमी है और बहुत सारी परेशानियां हैं। तो हम परेशानी के बारे में बात नहीं करेंगे, और हम अपने नॉलेज को एनहांस करने के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इस तरह के नए वीडियोस जो भी होंगे अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और मन लगा कर रेलवे के लिए कार्य कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए तरह से सॉल्व करते हैं।